जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है जी आपका? थोड़ा सा आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो। अभी भी वी ओनली हैव 7 पार्टिसिपेंट्स, 8 इंक्लूडिंग मी। आवाज़ आ रही है मेरी ठीक सबको? यस सर। चलें जी, ठीक है जी। आज आपके जो है वो दो यूनिट्स को हमने कवर कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट इज़ द पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन। इसके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इसका जो प्रैक्टिकल है वी विल डू व्हेन यू विल join the campus and the universities will be open, or we will do the practical in hospital under the title of supervised clinical practice. तो इसमें थोरेटिकल बैकग्राउंड ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसमें पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन का। और इसके साथ जो दूसरा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है, दैट इज़ द यू नो हेलो, वालेकुम सलाम। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो दूसरा यूनिट जो आज हमने पढ़ना है, दैट मीन्स इन द सेकंड लेक्चर, दैट विल बी द स्ट्रेचिंग से रिलेटेड होगा। स्ट्रेचिंग के जो टेक्निक मैनुअल है उसकी जो थ्योरी है वो आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो यूनिट्स आपने पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट इज़ द पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड नंबर सेकंड इज़ द स्ट्रेचिंग। और ये सारे का सारा आप फ्रॉम टेक्स्ट बुक ही पढ़ेंगे, पीडीएफ के उसके रेफरेंस से। और इसको अब हम देखते हैं।
अगर आप रेंज ऑफ मोशन से आगे जाओगे तो ये आपके जो स्ट्रेचिंग वाला चैप्टर है ये स्टार्ट हो जाएगा। जी ये स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबके साथ? यस सर। यस सर। ये जी आज आपका टॉपिक है इनफैक्ट यूनिट है, एंड दिस इज़ वेरी इजी वन। और टाइम को हम अब कंप्रेस करेंगे और इसको जल्दी जल्दी सम अप करेंगे चीज़ों को कि प्रोसीजरल गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग इंटरवेंशंस के जो भी स्ट्रक्चर्स आपके शॉर्ट हैं। अब जब आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो स्ट्रक्चर्स मीन सॉफ्ट टिश्यूज, और सॉफ्ट टिश्यूज में आपका लिगामेंट आ जाता है, आपका मसल आ जाता है और टेंडन आ जाता है, और समटाइम्स नर्व्स भी स्ट्रेचेबल होती हैं। ठीक है, नर्व को वैसे आप नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन में जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस हैं मींस के क्या आप उसमें प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो आपने इसमें देखना होता है। तो इसमें ये है कि फॉर योर ईज ये मैं इसको कर दूंगा, तो टेबल्स आप लोग सिर्फ पढ़ लिया करो। दैट क्रॉस मीन्स नॉट फॉर एग्जाम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप टेक्स्ट भी पढ़ोगे टेबल भी पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो एग्जामिनेशन एंड एवेलुएशन पहला पॉइंट है कि आपने हिस्ट्री लेनी है एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टेमिक सिस्टम व्यू करना है या सिस्टेमिक व्यू करना है। तो सिस्टम व्यू क्या होता है कि आपने इसको आप ROS से भी मेंशन करते हो, रिव्यू ऑफ सिस्टम। एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम में आपने जो चीज़ें देखनी होती हैं उसमें उसके आपने बाकी सिस्टम्स देखने हैं, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम देखना है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम देखना है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, ब्लड प्रेशर वगैरह जो मेडिकल एरिया है उसको देखना है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन देखनी है, फिर आपने एडजेसेंट जॉइंट्स की एंड एक्टिव एंड पैसिव मोबिलिटी को आपने चेक करना है। फिर आपने देखना है
ये जो हाइपोमोबिलिटी है इसका कॉज कोई और तो नहीं, ये तो नहीं कि आप स्ट्रेचिंग तो कर रहे हो सॉफ्ट टिश्यूज की, लेकिन रेंज ऑफ मोशन की लिमिटेशन की वजह कोई और है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई इनहेरिटेंट इनहेरेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, या कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, तो उसको आप सर्जिकली तो करेक्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट करेक्ट इट मैनुअली। तो अगर हाइपोमोबिलिटी इज ड्यू टू अ कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, उसको नहीं आप करेक्ट कर सकते, तो ये भी एक गाइडलाइन है इसकी। एंड नंबर अदर इज, आपने देखना है कि आप क्या स्ट्रेच कर रहे हो। ठीक है, आप जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेच कर रहे हो, पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेच कर रहे हो, नॉन कंट्रक्टाइल टिश्यूज को स्ट्रेच कर रहे हो, यहाँ के मसल लेंथ रिस्ट्रिक्शन है और उसको आप स्ट्रेच कर रहे हो। ठीक है, तो यह फेशिया है, उसको आप देख रहे हो। मीन्स कि आपने डिटरमिन करना है कि व्हाट स्ट्रक्चर नीड टू बी स्ट्रेच्ड। ठीक है, व्हाट स्ट्रक्चर नीड्स टू बी स्ट्रेच्ड, और आपने डिटरमिन करना है कि व्हाट स्ट्रक्चर इज सॉफ्ट। इसको आप कैसे देखते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है उसको आपने स्ट्रेच करना है, इसका सिंपल सा फार्मूला है एंड फील का। और एंड फील का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल ये बाजू ऐसे करके गया, तो ये आपके फ्लेक्सर्स थे और ये फ्लेक्सर्स ऑफ द आर्म थे, बाइसेप, ये आपस में मिल गए, दिस इज द सॉफ्ट एंड फील। अगर इधर बाजू आ गया है और इधर ये सॉफ्ट मसल्स मिल रहे हैं, तो दिस इज सॉफ्ट एंड फील। फिर इसको आप अगर खोल रहे हो, बोन्स आपस में टकरा रही हैं, दैट इज द हार्ड एंड फील। अगर नर्व की इन्वॉल्वमेंट है तो वो टिंगलिंग और नंबनेस आएगी आपको, और करंट से जाते हुए फील होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता देंगी कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका एट फॉल्ट है। फिर आपने इरिटेबिलिटी फैक्टर देखना है, इसको आप सिन फैक्टर भी कहते हैं, सिविरिटी एंड इरिटेबिलिटी एंड नेचर ऑफ सिम्टम्स। तो इरिटेबिलिटी की जो डिटेल है, दैट इज दिस फैक्टर। अगर मरीज की सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर है, उसको आप स्ट्रेचिंग नहीं करवा सकते। अगर मरीज बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, फिर नहीं स्ट्रेचिंग करवा सकते। अगर नेचर ऑफ सिम्टम्स एग्रीवेट है, उसका जो ग्राफ है वो ऊपर ही जाई जा रहा है, फिर नहीं करवा सकते आप। ये तीनों चीज़ें आपने देखनी है। एंड अदर वन इज द मसल की स्ट्रेंथ आपने देखनी है थ्रू MMT, मैनुअल मसल टेस्टिंग, इफ पॉसिबल। गोल्स आपने डिसाइड करने हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, that you should be aware of the fact that what you are doing। आपका गोल एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है। ये नहीं कि आप कभी ऐसे आगे जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर, कभी उधर, तो कभी इधर। अब जब आपने स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी है, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड हाउ दिस स्ट्रेचिंग विल इम्प्रूव द आउटकम। तो गोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए कि, और पेशेंट को एज अ होल आपने देखना है, नॉट जस्ट द स्ट्रेचिंग के स्ट्रेचिंग करके मरीज ठीक हो जाएगा, एज अ होल देखना है आपने। अब एक मरीज को ऑस्टियोप्रोसिस है बड़ा एडवांस स्टेज में, तो उसको आप स्ट्रेचिंग करवा के कहीं उसका ट्रॉमा तो नहीं आप इंड्यूस कर रहे हैं बोन में, जिसकी वजह से फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तो था जी आपका एग्जामिनेशन एंड एवेलुएशन, एंड यू हैव स्टडीड इन इट हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर मैं आपके अंदाजे के लिए 8 पॉइंट लिख देता हूँ, तो अगर आप 5 भी याद कर लोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट इन एग्जाम। अब आपने मरीज को तैयार कैसे करना है स्ट्रेचिंग के लिए, मेंटली प्रिपेयर करना है। ठीक है,
स्ट्रेचिंग टेक्निक आपने देखनी है, कौन सी टेक्निक आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। गोल्स को आपने देखना है कि कौन कौन से गोल्स हैं। कंसेंट लेना है मरीज से। इफ द पेशेंट इज ऑफ ऑपोजिट जेंडर और द सेम जेंडर, इन वेस्टर्न societies and in countries where your profession is regulated, there is a formality before continuing any treatment. That is the informed consent, that is the written consent from the patient that you can touch him or her and continue the treatment. That is a legal word, patient's consent. तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मरीज ने आपको कंसेंट दे दिया कि आप मरीज के साथ कुछ भी कर सकते हो। इट डजेंट मीन दैट वे, ठीक है। It means the treatment that is necessary for the patient you can do, and patient is allowing you to do that treatment, and you have to document in each and everything in your notes, ठीक है। ये नहीं कि आप जो मर्जी करो मरीज के साथ, उसने आपको कंसेंट दे दिया। दिस डजंट मीन दैट। इसके बाद है जी, आपने एरिया को वार्म करना है, और एरिया वार्म करने से टिश्यूज की, मसल्स की क्या इंप्रूव हो जाती है? इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाती है। तो इधर भी राइट डाउन द वर्ड इलास्टिसिटी। एक्चुअली आई डोंट हैव अ पेन माउस विद मी। तो अगर आपका किसी का जाना हो टू एन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप और टू अ कंप्यूटर शॉप, तो कोई आप में से अगर परचेज करना चाहे तो वो कर सकता है। आई विल पे इट बिकॉज आई जस्ट हैव द दिस वायरलेस फोन and wireless gadgets other like this mouse, but when I am writing for you it is a bit difficult। अगर पेन माउस होगा तो हम इसको ज़्यादा रिफाइन लिख लेंगे। तो वार्म करने से क्या हासिल होता है कि इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाती है। फिर आपने मरीज की कंफर्टेबल पोजीशन को एज्यूम करना है। नाउ इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, और इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस और सिटिंग लाइक दिस, दैट आर नॉट माय कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशंस का, कंफर्टेबल पोस्चर्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को। अब आपने करना है फ्री द एरिया फ्रॉम द एनी रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग। आइडियली व्हेन यू आर टॉकिंग with the perspective of patient, if the patient is of your own gender, ideally you should ask your patient to wear only uh, t-shirts, elastic t-shirts and trousers. That is the best in our culture. In Western culture, they just say that male patients can only wear the shorts that are boxers, आपकी वेस्ट लाइन से लेके क्लोज टू द नीज, दे जस्ट वियर दैट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट सेशन। and the female patients, they wear a halter top, they call it the halter top, that is basically a sleeveless shirt। आपने देखा होगा जो टेनिस खेलती हैं, जो एथलीट्स हैं या जो रनिंग करती हैं, तो जो स्लीवलेस शर्ट है उसमें जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इजी और अच्छी होती है। दैट गिव्स अ साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन टू द पेशेंट आल्सो कि ही इज़ गेटिंग ट्रीटेड। अगर आप उसको इसी तरह ट्रीट करोगे, ऊपर उसने जैकेट पहनी है, अंदर उसने ये ड्रेस शर्ट पहनी है, उसके अंदर उसकी अंडर गारमेंट्स हैं, और वो भी मरीज को नहीं पता। 90% लोगों को उनके अंडर गारमेंट्स के साइज का ही नहीं पता होता कि उसका साइज कितना होना चाहिए, खासतौर पे खवातीन को। तो दैट इज द मेन की हेयर कि रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग आपने रिमूव करनी है। एंड बिलीव मी फ्रॉम माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जब आप मरीज को रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग के बगैर ट्रीट करते हो, उसको कहते हो कि कम ओनली विद टी शर्ट, तो 50% मरीज इसी से ठीक हो जाता है। जब मरीज आपके साथ 45 मिनट्स 1 आवर का सेशन करता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, उसको बड़ा अच्छा फील होता है। वो घर जाके भी कहता है यार मैं ये इस ड्रेस में ज़्यादा ईजी हूँ, ठीक है। तो ये थी जी प्रेपरेशन पेशेंट की, एंड इन प्रेपरेशन यू लर्न 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स।
अच्छा जी, इसके बाद है जी एप्लीकेशन के हाउ यू गोना अप्लाई द स्ट्रेचिंग फोर्स। स्लोली आपने मूव करना है। कोई भी ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट है दैट इज ऑलवेज स्लो। फंक्शनल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं कोई फास्ट बॉलिंग की बात नहीं कर रहा या मैं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा। जो फंक्शनल मूवमेंट्स आप डेली लाइफ में करते हो, आपने किसी को देखा है कि वो इस तरह एकदम से अजीब तरीके से खाना खा रहा है या एकदम से पानी पी रहा है, तो यू विल call that person that he doesn't have the table manners, or he is ill mannered person if he is moving fast। एकदम से तेजी से बर्गर खा रहा है, तो आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो बॉडी की स्लो होती हैं, स्लो एंड स्मूथ मूवमेंट्स होती हैं। स्ट्रेचिंग में भी आपने चूंकि साइमुलेट करना है, साइमुलेट मींस आपने फंक्शनल एक्टिविटीज की तरफ जाना है, तो ये भी स्लो एंड स्टेडी होनी चाहिए, इसमें फास्टनेस नहीं होनी चाहिए। देन देयर इज अ ग्रेस। अब वो ग्रेस्प इज द की। ठीक है, इसको अब मैं समझाने के लिए आपको ये स्टॉप शेयर करके मैं आपको ये एक चीज़ समझाने लगा हूँ कि पेशेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ अ डेज। दे जस्ट गो ऑन द गूगल टू सर्च अबाउट देयर डिजीज, देन दे कम टू यू। उनको सारा पता है दवाइयों के नाम का। अभी ये मैं 10 मिनट जो लेट आपका थोड़ा सा क्लास हुआ है, आई वॉज ट्रीटिंग अ पेशेंट हेयर इन माई रूम, तो उसको भी सारा अपनी डिजीज के बारे में पता है कि ये सिनोफ्लेक्स है, ये सेलबैक्स है, ये मेरे पट्ठों में खिंचाव आया हुआ है। इवन ही वाज टेलिंग अबाउट द कॉक्सीडाइन। ठीक है, तो पेशेंट हैज दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज डिजीज। तो फिर आपने उसको जब ट्रीट करना है तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए जो डिफरेंस आप दोगे दैट विल बी द योर ग्रिप, योर ग्रेस्प। ठीक है। अब हाथ को एक आम बंदा ऐसे पकड़ता है और ऐसे जोर से पकड़ता है। ठीक है। अब थेरेपिस्ट की जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ ग्रिप होती है, और 90 टू 95% पेशेंट्स जिन्होंने अच्छे थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया होता है या फर्स्ट टाइम, उनका सिर्फ फ्रॉम द सिंगल टच दे आइडेंटिफाई द ट्रू प्रोफेशनल। यार ये वाकई बंदे का ने मुझे जो टच किया है, इसका पहला टच ही उस जगह पे गया है जिधर मुझे पेन था, और इसने अगर मेरी रिस्ट पकड़ी है तो आई एम रियली फीलिंग अ मच रिलीफ। द सेम इज केस हैपेंड नाउ हियर। आई एम सिटिंग हियर एंड अ पेशेंट केम टू मी विद अ सीवियर बैक पेन। तो मैंने जस्ट आई एवेलुएटेड हिज पोस्चर, और मुझे पता चल गया कि ये थोड़ा ऐसे है, टिल्ट हुआ हुआ है, तो उसके ऑपोजिट का स्ट्रक्चर शॉर्ट होगा। तो मैंने उसके लंबर स्पाइन पे उस एरिया पे जस्ट हिट द फिंगर, और उसने एग्जैक्ट बताया कि डॉक्टर साहब आपने एग्जैक्ट उस एरिया पे मुझे टच किया है जिस एरिया में मुझे पेन है। तो ये आपको कैसे पता चला? तो मैंने कोई तुक्का तो नहीं मारा, मुझे तो पता है कि ये इसका स्पाइन है और ये चीज़ इसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बट दैट थिंग केम इनटू मी आफ्टर इयर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये इतनी जल्दी आप में नहीं आएगी, बट इसकी थ्योरी तो आप समझ सकते हो ना। थ्योरी स्ट्रेचिंग की क्या थ्योरी है कि आपकी जो ग्रिप है, आपका जो ग्रेस्प है, दैट शुड बी प्रोफेशनल। एंड हाउ प्रोफेशनल? कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल आपको पता होना चाहिए टू द जॉइंट इन विच द मोशन टू अकर। grasp the area proximal and distal to the joint। ठीक है। अब आपने लेट सपोज ये मेरी फिंगर फिंगर देखो, मैं अब इस पे मार्किंग नहीं करूंगा, ये मैंने ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेच करना है। ठीक है। तो मैंने ये अंगूठे से प्रॉक्सिमल किया और इधर से डिस्टल किया, प्रॉपर मैंने इसको ग्रिप करके इसको वेरी जेंटल स्ट्रेच करना शुरू किया। पहले मैंने इसको पकड़ी रखा, थोड़ी देर पकड़ी रखा, देन आहिस्ता आहिस्ता करना है, एकदम से इसको आपने नहीं करना। ठीक है। तो फर्मली स्टेबलाइज करना है, ग्रेस्प करना है, स्टेबलाइज करना है प्रॉक्सिमल सेगमेंट को, और जिसको स्ट्रेच करना है उसको आपने देखना है। और अगर जॉइंट मल्टी जॉइंट मसल है तो आपने पैसिव इंसफिशिएंसी और एक्टिव इंसफिशिएंसी को
सीरियसली कंसीडर करना है अगर मल्टी जॉइंट मसल है, क्योंकि मल्टी जॉइंट मसल एट वन टाइम एक ही जगह पे काम करते हैं अच्छे तरीके से, या एक ही जगह पे वो स्ट्रेच होते हैं अच्छे तरीके से। मल्टी जॉइंट मसल्स, जैसे आप मल्टीपल टास्कर नहीं हो। अब मैं आपको कोई कहा है कि जी ये आप ऑनलाइन क्लास भी ले लो, साथ आप कुकिंग भी कर लो, साथ आप कपड़े इस्त्री भी कर लो, साथ आप, तो यू विल बी अ मल्टी टास्कर, एंड आपसे कोई भी काम सही तरह या 100% कैपेसिटी में नहीं होगा। सेम इज द केस विद मसल। आप इनसफिशिएंट हो जाओगे तो मसल भी आपका इनसफिशिएंट हो जाएगा। मसल को स्ट्रेच करने से पहले आप आइजोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और उसके लिए ये HR प्रोसीजर है, दैट इज द होल्ड रिलैक्स। चलो जी, ये थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम होता है। डिस्ट्रैक्शन से आपने स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको अपनी फिंगर की अप्लाई एप्लीकेशन दी है, और अप्लाई द स्ट्रेच यूजिंग अ स्लो सस्टेन रेट। ठीक है, स्लो स्टेडी आपने जाना है, और पुलिंग सेंसेशन मरीज को आनी चाहिए। अच्छा, अब टाइमिंग्स हैं। अब आपकी बुक में लिखा है कि 30 सेकेंड्स और लॉन्गर, लेकिन इन प्रैक्टिकल दीज values are also documented in the literature, but they are not written in your book। लेकिन आपकी बुक में जो वैल्यू लिखी है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर MCQ आएगा तो 10, 15, 20 और 30 में से एक ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आप अंडरस्टूड है कि आप 30 सेकंड वाली पे जाओगे। लेकिन 30 सेकंड का स्ट्रेच मेंटेन करना, अगर मैं आयमा को कहूँ, या आप में इस टाइम बैठे हुए हैं, आयमा है, अनम नज़ीर है, अनम अल्ताफ़ है, और सना आरिफ है, रबिया अंसर है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 30 सेकंड का हैमस्ट्रिंग का होल्ड करना है स्ट्रेच करने का, तो शायद आप खुद ही पसीनो पसीनी हो जाओ, और उसके बाद आपको खुद स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ जाए। आफ्टर स्ट्रेचिंग आप आइस पैक अप्लाई कर सकते हो, और मरीज को कहेंगे आफ्टर स्ट्रेचिंग आपने इस तरह अपने जॉइंट्स को खोलना है, दैट इज़ द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन आपने करनी है। और स्ट्रेचिंग के बाद, टू अवॉइड दैट शॉर्टनिंग एंड वीकनेस, आपने स्ट्रेंथनिंग की तरफ भी जाना है। ठीक है, थोड़ी सी एंटी गॉनिस्ट मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है ताकि वो उस पोजीशन को मेंटेन रखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसने एंटागोनिस्ट क्यों लिखा हुआ है? अब आप बाइसेप की स्ट्रेचिंग कर रहे थे, ये फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ था या माइल्ड सा कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ था। अब बाइसेप की आप इस तरह यूं यूं स्ट्रेच कर रहे हो बाइसेप को, और रिलैक्स करके और प्रॉपर पोजीशनिंग से आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो। आपने एरिया को वार्म किया, पेशेंट की कंसेंट ली, और सारे का सारा प्रोसीजर आप कर रहे हो। अब आपने एंड कर दी स्ट्रेचिंग, आपने इस एरिया पे आइस अप्लाई कर दी, थोड़ा सा आपने लोकली टिश्यूज को रिलीज कर दिया। अब इसको इस पोजीशन में जाने के लिए क्या ट्राइसेप का रोल नहीं है? डेफिनेटली देयर इज अ रोल ऑफ ट्राइसेप आल्सो, ऑल्दो यू आर स्ट्रेचिंग द बाइसेप्स, बट ट्राइसेप विल कीप दिस पोजीशन। अगर ट्राइसेप इसका स्ट्रेंथन होगा तो वो इसको ऐसे एक्सटेंड रखेगा, अगर स्ट्रेंथन नहीं होगा तो वो दोबारा ऐसे वापस आ जाएगा। तो यू हैव टू वर्क नॉट ओनली on biceps but also on the triceps. Now what are you doing on the bicep? You are stretching the bicep muscle because the bicep muscle is short. What are you doing on the triceps muscles? You are strengthening the tricep muscle so that the position can be held and maintained, and your treatment stays inside the patient। ये नहीं कि पेशेंट ट्रीटमेंट करवा के गया और फिर चला ही गया, 2-3 दफा आपने उससे थाउजेंड पे किया, करवाया, और उसके बाद वो आया ही नहीं। तो आपने रूट कॉज की तरफ जाना है, और मरीज को वापस बार बार अपने पास ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक वो ठीक नहीं होता उसको आपने बुलाना है।
तो ये तो था जी स्ट्रेचिंग की प्रोसीजरल गाइडलाइंस, और इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं। तो प्रिकॉशंस वेरी सिंपल हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। जब आपने सारी इसकी थ्योरी पढ़ ली है तो इसकी प्रिकॉशंस मैं गाहे बगाहे आपको बताता ही रहता हूँ। ये देख लो, फ्रैक्चर में नहीं आपने करनी, ऑस्टियोप्रोसिस में नहीं करनी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एंड वी आर एंडिंग हेयर। ठीक है, तो ये जो यूनिट है आपका, दैट यूनिट प्रोसीजरल गाइडलाइंस वाला, तो ये इतना है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से लेकर इतना। और चलो, जो ट्यूशन जब आप जाते थे छोटे होते, तो उधर वो ऐसे पेज के ऊपर लगा देते थे निशान और डेट्स वगैरह डाल देते थे। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि ये आज के पार्ट वन ऑफ द सेशन में आपने ये पढ़ा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट टू ऑफ द सेशन, एंड कीपिंग इन व्यू द रमज़ान, हम आपको रिलैक्स करेंगे 5-10 मिनट्स का। तो जाहिर है आप इसमें वाटर ब्रेक तो नहीं कर सकोगे। जस्ट sit quietly for some time, then we will come back, and after 5 to 10 minutes we will study the peripheral joint mobilization theory. अब किसी को अभी तक की अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, जनरली स्पीकिंग, other than that of the book, now you have, just I am stop sharing the stretching. अदर देन दैट ऑफ द बुक, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई जनरल चीज़ नहीं समझ आई, यू कैन आस्क, एंड यू कैन इवन आस्क इन द काउंसलिंग आवर्स दैट आर 10 to 12। यू कैन कीप सेशन विद मी, वरना फिर मैं आपको नेक्स्ट इसमें लेकर जाऊंगा। 50 हैं तो हम पूरे तकरीबन 11 बजे के अराउंड दोबारा आ जाएंगे। एंड अनम, अल्ताफ़, आप अटेंडेंस को भी नोट कर लें और मुझे अटेंडेंस भी मेल कर दें, क्योंकि आपके जो ओके सर। ठीक है, तो जब सीआर नहीं होते तो टीचर असिस्टेंट काम करते हैं वैसे भी। तो सारे जो अटेंडेंस है वो वैसे भी मुझे आपकी मूडल के थ्रू आती आ जाती है डेली। तो ये आप करें और आफ्टर 10 मिनट्स वी ज्वाइन बैक। थोड़ा कर लेंगे, 15 मिनट का लेक्चर कर लेंगे, ठीक है, ताकि रमज़ान भी बीच में बैलेंस हो जाए, 15-20 मिनट। सर।
Welcome back, and now we are in the part two of the session. Actually, what is in your LMS? There are different sessions. So one session means that you are having two classes. So in two classes, we divide it the part one of the session and part two of the session. Now we are in the part two of the session, and what you are gonna learn today in part two of the lecture or the session is the peripheral joint mobilization basic concepts. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीम क्या है लेक्चर का, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और बैकग्राउंड क्या है मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फिजिक्स, या आप डेली लाइफ से स्टार्ट कर दो। एक आपके दरवाजे का कब्जा है, वो जाम हो गया, आप दरवाज़ा बंद करते हो, खोलते हो, वो दरवाज़ा चूं चूं कर रहा है, या कोई और आपकी मशीन है घर में जो कि घिस गई है। ठीक है, या आप जिसमें मिल्क शेक बनाते हो, या और कोई आपका साइकिल का जो चेन है वो ड्राई हो गया है। तो जहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है, कीप इट इन माइंड, फिजिक्स का प्रिंसिपल है, जहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है वहाँ पर आपको फ्रिक्शन चाहिए। और फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए, फ्रिक्शन को स्मूथ करने के लिए आपको लुब्रिकेशन भी चाहिए। ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मूवमेंट होगी ही नहीं। दरवाजे का कब्जा बहुत ज़्यादा जाम हो गया, पहले तू तू कर रहा था, अब तो बिल्कुल ही उसने जो टाइम है वो स्पेंड कर लिया अपना, तो आप कहोगे कि वो बिल्कुल ही जाम है, फ्रीज हो गया, जिसको आप फ्रोजन शोल्डर कहते हो। ठीक है, इन कॉमन सेंस। नाउ अगर तो ये हुआ एक एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत कम हो गई है, तो आप नॉर्मली ज़मीन पे चल रहे हो तो आपको फ्रिक्शन चाहिए। अगर मोबाइल गिरा दिया जाए ज़मीन पे, या कोई और चीज़ें गिरा दी जाए, कोई स्मॉल से लेट से बॉल्स गिरा दिए जाए, तो आप उस पर भी नहीं चल सकोगे क्योंकि फ्रिक्शन मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसके बैलेंस में रहने के लिए आपको एस्पायर करना पड़ता है, बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर पेशेंट्स। यहाँ तो जॉइंट फ्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ फिर हाइपर मोबाइल भी समटाइम्स हो जाता है। तो मोबिलाइजेशन क्या है कि आपने जॉइंट को फंक्शनल रखना है, उसकी पोजीशन को आपने फंक्शनल रखना है। दिस इज बेसिकली द जॉइंट मोबिलाइजेशन। दैट अगर आप इंग्लिश डेफिनेशन इसकी पढ़ो जॉइंट मोबिलाइजेशन की, so that is the specifically directed and accurately determined force applied to the joints to increase the range of motion। चार चीज़ें मैंने इसमें कही हैं। इन चार चीज़ों को आप चार डिफरेंट तरीके से भी कह सकते हो, या इसमें आप लोग 12 बैठे हो, आप 12 के 12 डिफरेंट तरीके से लिख भी सकते हो। आई विल नॉट डिडक्ट द मार्क्स। क्या है कि आपने इसमें फोर्स लगानी है, लेकिन फोर्स हैफेजर्ड नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी द एक्यूरेटली डिटरमाइंड। और फिर स्पेसिफिक फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इतने न्यूटन फोर्स जानी चाहिए, इस तरफ जानी चाहिए, और उसका मकसद होना चाहिए कि उसके आपने रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना। तो ये तो थोड़ी सी एक इसकी एडवांस सी डेफिनेशंस थी, और इसका एक ओवरव्यू ऑफ द सेशन था पार्ट टू का, कि आप मोबिलाइजेशन क्यों करवा रहे हैं। अब कब्जे या फ्रीज है, उसको आपने ठीक करना है, कैसे करोगे? उसमें ऑयल डाल दोगे, उसको थोड़ा सा वार्म कर दोगे, वो उसको ऐसे ऐसे रवा करोगे बार बार, तो वो रवा हो जाएगा। गाड़ी का चेन है या आपकी साइकिल का चेन है, उसको आपने रवा करना है, उसमें आपने ऑयल डाल दिया, तो ऐसे ऐसे पहिया चला रहे हो, तो वो आपका रवा हो गया। तो व्हाट यू डिड द मोबिलाइजेशन ऑफ द डोर पिवट एंड योर cycle chain or chain of the cycle. You mobilize these two structure in same theory. You are mobilizing, you can mobilize all your joints starting from thumb, fingers, shoulders, elbow, but there are certain techniques
जैसे गाड़ी का पहिया जो है, आपको अगर फर्स्ट टाइम कहा जाएगा तो आप चेंज नहीं कर सकोगे। आप किसी को देखोगे सुपरविजन में वो कैसे कर रहा है, तो वो जो पाना है इतना था, उसके ऊपर खड़े होके वो अपनी बॉडी का वेट यूज करके पहले उसको खोल रहा है और फिर वो सारी चीज कर रहा है। तो ये मोबिलाइजेशन ये सिर्फ थेरेपिस्ट ही कर सकता है, ये कोई डॉक्टर नहीं ये मोबिलाइजेशन कर सकता। तो लेट्स कम टुवर्ड्स द थ्योरी नाउ। तो चीज़ बोर लगे या बहुत ज़्यादा रेपिटेशन में आए तो वो फिर मुझे बता दिया करो, मैं कोई इतना हरफ आखिर नहीं है मेरी चीज़ें। तो जो मैं कह देता हूँ तो उस पे ही मैं अड़ जाता हूँ, या मैं आप लोगों को कुछ नहीं समझता और अपने आप को ही समझाता रहता हूँ बैठ के। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझे बता दिया करो कि सर ये इस तरह करते हैं तो ये इस तरह करते हैं, यही सबसे अच्छा तरीका है। सर लास्ट लेक्चर में जो सेकंड लास्ट में हमने जो स्ट्रेचिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की स्ट्रेचिंग में हैंड प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। जी। तो उसको हम किस तरह से याद करें? जैसे हमने डायग्राम में तो उसको एनालाइज कर लिया था कि उसकी हैंड ग्रिप कहाँ पर है, किस तरह से उसने ग्रैस्प किया हुआ है, किस डायरेक्शन में। तो सिंपल सा उसको किस तरह से, क्योंकि चीज उसमें बहुत डिटेल। मुझे समझ आ गई है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको आप इतनी डिटेल में तो याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको सिंपल आपने याद रखना है। इसमें तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तीन चीज़ें क्या क्या हैं? कोई भी जॉइंट जिसको आपने स्ट्रेच करना है या मसल को आपने स्ट्रेच करना है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल लेवल पे उसकी ग्रिप होनी चाहिए। जैसे आपने हैंड प्लेसमेंट करनी है हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए, अब इसमें जो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स है ना, इसमें भी वेरिएशन है। तो आप प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाला रूल याद रख लो कि एक आपने जॉइंट के या मसल के प्रॉक्सिमल आपने चले जाना है, ठीक है। यानी कि अगर हैमस्ट्रिंग है ऐसे, तो एक आपने ऊपर ग्रिप रख ली, एक नीचे रख ली और उसको आपने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो हैंड प्लेसमेंट में आपको याद करने का यही तरीकाकार है कि आपको मसल के ओरिजिन इंसर्शन का पता होना चाहिए कि हैमस्ट्रिंग आपका ischial tuberosity से निकल रहा है और लग किधर जाके रहा है, आपका जो अपना टीबिया है उस पे जाके लग रहा है और नी का फ्लेक्सर है। तो जाहिर है अगर ischial tuberosity और टीबिया पे जाके लग रहा है तो इसकी जो आर्क है उसको समझो और फिर उसके स्ट्रेच को समझो, तो ऑटोमेटिकली आप इसकी ग्रिप को बता दोगे। अब आप ये तो नहीं कहोगे कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए आपको पाँव के अंगूठे से पकड़ना पड़ेगा या आपको पोप्लिटियल फोसा से पकड़ना पड़ेगा या हैमस्ट्रिंग के ऊपर आपको ग्रिप करनी पड़ेगी। आपने मसल को फ्री करके उसको पकड़ना है डिफरेंट एंगल से। इसकी मैं आपको अभी एक वीडियो दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस पे जाना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है इसको हम टच कर लेते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ना, यस, दैट इज द नंबर 5। चलें, आप लोगों की ईज के लिए आई विल जस्ट फर्स्ट यू शो यू द स्ट्रेचिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग के उसमें ग्रिप की कैसे इम्पोर्टेंस है। इसमें हम चलें वीडियो भी ऐड कर लेते हैं, तो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। सबसे ज़्यादा हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग की जाती है तो इसमें इसने ज़्यादा पैसिव दिखाया हुआ है, आई विल एक्टिव दिखाई हुई है। यस, नाउ
ये देखें जी, अब आपको मैं दो टेक्निक्स दिखाऊंगा और दोनों में आपको ग्रिप का डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो जी यूट्यूब शो हो रहा है जी सबको? यस जी सर। सर। We've seen in the text that when we're stretching, we can either have the subject stretching themselves and we can use the stretching for home exercise, or we can do therapist applied stretching. The advantage of that is that we're under more control if there's a pathology, and also of course it gives the therapist information from the end feel of the joint, so we would expect a fairly elastic end feel and not one with acute muscle spasm from pain. We looked at the various different types of stretching. So we had static stretching where we stretch and hold, dynamic stretching, which is stretching with movement where we're utilizing the stretch shortening cycle, and PNF stretching where we're using muscle reflexes. So we're going to start off with a static stretch of the hamstring muscles. So I'm taking the leg into a straight leg position. So I'm supporting the shin on my shoulder, and if that's uncomfortable for the subject, we just pad the shoulder with a towel. I'm keeping the leg straight by placing my hands below the level of the patella, so I'm making sure I'm not digging my thumbs into the popliteal area or compressing down onto the patella surface. So from this position, if you're a lighter therapist with a very heavy subject, it becomes even more important to make sure that your back position is correct. So I'm starting with a stance position, and all I'm doing is leaning forward, taking my weight onto my front leg, going to full end range. The opposite leg is straight to stabilize the pelvis, and if you find that leg is moving up, then you can of course just stabilize that one as well, or use a weight bag over the leg. If we want to focus the emphasis from the whole of the hamstrings, as we're using at the moment, more towards the upper insertion, we just allow the knee to bend, and then we take the whole of the bent leg up, and again, still avoiding that popliteal pressure, I'm lunging with the bent leg. Now, as we do the straight leg raise movement, we're working the hamstrings, but of course we're also challenging the sciatic nerve. And if we want to increase the neural bias of the movement, we can increase the stretch by moving into dorsiflexion. अच्छा, क्लास आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ। यस सर। हाँ, तो ये आपने देखा है कि ये स्ट्रेच है और हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है जो उसने किया है, और ये आप दो डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो। अब इसने पोप्लिटियल फोसा के इंटीरियरली, मींस के पटेला के सुपीरियरली उसने हाथ रख के, और जो टांग है पेशेंट की वो उसने अपने शोल्डर पे रख के और अपने बॉडी वेट को यूज़ करके इसको स्ट्रेच किया है। तो इसकी जो सेकंड टेक्निक है वो आप अब देख लेंगे, इसमें डिफरेंस आ सकता है। इसकी 4-5 टेक्निक्स और बन सकती हैं। तो इसमें सिंपल ये है कि आप इसमें हैमस्ट्रिंग का जो बेसिकली काफ़ी लंबा मसल है, तो इसका डिस्टल पोर्शन आप ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो। अगर आप नी को बेंड करके इसको ग्लूटियाई लेवल पे जाके करोगे तो वो फिर ग्लूटियल स्ट्रेच या इसका जो इस्चियल कंपोनेंट है वो ज़्यादा स्ट्रेच होगा। अब मैं आपको इसका दूसरी दिखाता हूँ वीडियो, जिसमें इसको डिफरेंट उसमें जाके स्ट्रेच किया जा रहा है। वो वीडियोस इसमें ज़्यादा अच्छी रहती हैं कि जिनकी जो है
टाइम ड्यूरेशन कम होती है। चलें, ये वीडियो उतनी देर हम देख लेते हैं। ये कायरोप्रैक्टर की वीडियो है एंड कायरोप्रैक्टर्स आर आल्सो द यू नो सुपीरियर इन्फीरियर का वर्ड तो नहीं मैंने कभी यूज़ किया, आप कह लो कि डेजिग्नेशन वाइज आप कह लो या अथॉरिटी वाइज जो थेरेपिस्ट है उनसे काफ़ी ये नीचे होते हैं। तो बट दे आल्सो एग्जिस्ट, जैसे आपकी हड्डी जोड़ के हैं लेकिन ये ज़रा क्वालिफाइड होते हैं, नॉटमी वगैरह पड़ी होती है। थेरेपिस्ट तो मोडेलिटीज़ भी यूज़ करते हैं, ये लोग मोडेलिटीज़ यूज़ भी कर लें तो इनको जो इंश्योरेंस है वो पे नहीं करती, बट दे आर आल्सो वेरी गुड मैनुअल वर्कर्स। तो ये नज़र आ रहा है जी आपको स्क्रीन? एक सेकेंड जी, ये यूट्यूब की स्क्रीन शेयर हो रही है? क्लास यूट्यूब यूट्यूब की स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हेलो? नो सर। नो सर, अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, अब बताएं जी। हो रही है अब? सर अभी तो नहीं हुई। इस पे मेरे उस पे तो आ रहा है कि यू आर स्क्रीन शेयरिंग एंड सर हो रही है अभी। एक्सरसाइज that I'm going to give। अच्छा ठीक है, अगर हो गई है तो ठीक है, तो ये आप देख लें अब। Hi there, I'm Bryce Christensen. I'm a doctor of chiropractic and active release techniques provider. This morning's exercise that I'm going to give for Jim is called the best hamstring stretch ever. This is something I give to a lot of people with chronic hamstring tightness, either acute strains, even low back pain. It helps really well. So I'm going to teach him, and then he's going to try it on his own, and we're going to see how it does. The first thing I always do with patients is measure their hamstring length, doing a test called straight leg raise. If the patient is passive and I actively lift the hip into flexion, we can see that he's only getting about a 50 to 60 degree angle here. I'd like it to get to about 85 to 90 degrees. So I'm going to teach him the best hamstring stretch ever. So this is Jim. And Jim, I need you to grab behind your knee here with both hands. You're going to relax your shoulders and neck. Make sure that you're nice and stable on the surface. You're going to bring the knee as close to the chest as possible. And the important thing is to not let the knee travel back down. The next step is straightening the knee, producing a good stretch along the hamstring. And then to top it off, we're going to bring the ankle and toes down towards the person. And we're going to count down from 7 or 5 to 0. And then we're going to relax here. So go ahead and bend the knee. And the next step is crucial. To stretch different fibers along the hamstring, I'm going to have Jim bring the knee closer to the chest. And then repeat the first few steps over again. So first with the knee, then with the ankle and toes,
and count down from 5 or 7. Then relax. We're going to repeat that a few more times on each. Go ahead. 5 to 90 degrees. If we were able to do it 2 more times, we probably would have gotten the full 90 degrees. Which we would have liked. So these were the two different types of stretches which you saw performed by two different kind of therapists. Actually, one is a So one was the therapist, proper physiotherapist, and the other one was the chiropractic. And you saw the difference in the physique and overall build of the second one, that was much better. और उसने उस सारों को इजीली इस तरह करके स्ट्रेच कर लिया और हैमस्ट्रिंग का जो प्रॉक्सिमल पार्ट था उसको भी उसने स्ट्रेच करने का तरीका बताया। तो स्ट्रेचिंग की जो टेक्निक्स हैं, ग्रिप्स हैं, ये वेरी करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली योर गोल शुड बी अचीव। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेचिंग का जो क्वेश्चन किया था कि ग्रिप को याद कैसे करना है, तो आपको अगर मसल की ओरिएंटेशन पता है तो आप उसको इजीली ग्रिप कर सकते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल टू द जॉइंट। आप जाके जिधर जिधर भी वो मसल एक्ट कर रहा है, जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की आर्क है, उसके आपने ऑपोजिट जाना है। अपने जहन में आप एक खाका बना लें कि ये मेरा बाइसेप्स है, ये इसकी आर्क ऑफ मूवमेंट है। अब इसको आपने स्ट्रेच करना है, तो एक हाथ आप इधर रखोगे, एक इधर रखोगे। ये तो नहीं करोगे कि एक हाथ इधर रखोगे, एक इधर रखोगे। तो एक हाथ आप इधर रखोगे, एक इधर रखोगे। अब ये आगे पीछे हो सकता है, मे बी आप अपनी कंफर्ट लेवल पे कुछ और करो, मैं कुछ और करूँ, ठीक है, बट यू शुड अचीव योर गोल। इसमें एक और चीज़ है कि कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, ये भी आपने याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मिनिमम